बोर्ड का सरबराह जब एक ऐसा आदमी होगा जिसको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ क्रिकेट, और सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी क्रिकेट खेली है। हमारे यहाँ हाथ साथ ही ग्रेट प्लेयर्स पैदा हुए हैं। इस टीम की जो डॉट रेशो है ना, हालांकि एशियन कंडीशन में सिंगल निकालना सबसे आसान काम है और स्पिन खेलने में एशियंस हमेशा से मास्टर रहे हैं। हफीज़, अफरीदी, अख्तर, जितने भी ये सारे एनालिस्ट बैठे हैं ना, ये अपने टाइम पे सारा यही खेल गए हैं। इनकम्पिटेंट लोग जब भी किसी ओहदे पे बैठेंगे ना, वो उस जगह की उस चीज़ की मत मार देंगे। पूरे मुल्क में इनकॉम्पिटेंट लोगों का Exactly. कब्जा है। देखिए, इंडियन जो है वो अपनी ओडीआई क्रिकेट को इतना इवॉल्व कर चुके हैं कि वो 320 को देखते ही नहीं, उनका टारगेट 380-90 होता है। ठीक। इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि उनकी बी और सी टीम आए ना, तो वो पाकिस्तान की पूरी टीम में से हमारा कोई प्लेयर सेलेक्ट ना हो सके उसमें। आपका जो प्राइम प्लेयर है बाबर आजम, उसको इस वक्त बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए था। दे आर नॉट कंपैटिबल। वेलकम टू स्पिटिंग फैक्ट्स। मेरा नाम है यासिर बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ेरोज़ आरिफ। हम क्रिकेट की बात करने वाले हैं। हम लुट गए, बर्बाद हो गए, जज्बात सारे उथल पुथल हो गए हैं। ये गरम गरम चाय भी अजीब लग रही है। बात यह है कि हमें जो रिसेंटली क्रिकेट में एक शिकस्त हुई है, शिकस्त कह सकते हैं फ़ेरोज़, हम खुलेआम शिकस्त का एतराफ़ भी करते हैं। यूजुअली तो हम नहीं करते हैं। तो हम आज क्रिकेट के बारे में बातें करेंगे, कुछ ऐसी बातें जो कि चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उनके ऊपर अपना एनालिसिस जो है वो फ़ेरोज़ इसमें बहुत एक्सपर्ट है। आई रियली जो एक्सेप्ट दैट कि फ़ेरोज़ की इस क्रिकेट पे एक फिल्म ग्रिप है और ये बड़ा अच्छा इनका एनालिसिस होता है। सो हम फ़ेरोज़ से बात करके देखते हैं। फ़ेरोज़, हु वुड यू ब्लेम इन दिस होल सिनेरियो? क्या हो रहा है ये भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ वेरी गुड एनालिस्ट। और क्रिकेट के बारे में मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम सारी ही उतना जानती है जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज इमोशंस का हमारा जो है मामला वो है एक, हाँ यस, इमोशन की गेम है और हमारा कॉमन इंटरेस्ट है। जहाँ हम कभी मज़हब, ज़ात पात और सूबाइत पे इकट्ठे नहीं होते, वहाँ हम क्रिकेट पे इकट्ठे हो जाते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बाकी बात ये रहेगी कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि चाय ठंडी हो रही है, तो मुझे लगता है तो इस मैच के बाद तो पूरी कौम ही फिलहाल ठंडी हो चुकी है। अच्छा, लेकिन मैच देखा आपने? नहीं, मैंने मैच नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा, फिर क्यों बात कर सकते हैं हम? एग्जैक्टली, बिकॉज देखें, यही हुस्न है इस बात का कि वी ऑलरेडी न्यू समवेयर। मुझे कहीं ना कहीं ये पता था कि इस टीम से वो जो पाकिस्तान की एक अनप्रडिक्टेबल काइंड ऑफ नेचर है ना, हम लोग वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस टीम में वो एक करंट मौजूद है या नहीं है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक दैट। टीम बैलेंस नहीं था, सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, फिर कुछ फिटनेस इश्यूज आ गए तो जो प्रो प्लेयर्स थे वो भी निकल गए। तो समहाउ एक टीम का जो बैलेंस था ना, हम लोग वो क्रिकेट नेशन नहीं है कि हमारे बोर्ड के ऊपर कोई बड़े अच्छे। आई हैव आस्क्ड यू कि किसको ब्लेम करेंगे इस सारे मामले में? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ नेशन जिनके क्रिकेटिंग ब्रेन्स इतने अच्छे हों, या हमारे बोर्ड के सरबराहान जो हैं वो पुराने क्रिकेटर्स हों, जिन्हें पता हो कि यार एक टीम के पीछे एक और टीम, बैकअप टीम होती है, बेंच स्ट्रेंथ होती है, या इस तरह की कोई चीज़ समझें। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे जो 11 प्लेयर्स होते हैं ना, वो एक आईसीसी इवेंट जो नेक्स्ट आता है उस टाइम तक हमारी 11 की प्रॉपर एक टीम रेडी नहीं होती कंडीशंस के हिसाब से। बल्कि इस वक्त हमने वेट किया, एक चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना थी, इसके लिए मैं फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। हमारे पास 3-4 अच्छे मिस्ट्री स्पिनर्स होने चाहिए थे। हमारे पास कौन से स्पिनर्स होने चाहिए थे? मिस्ट्री स्पिनर्स, जिन्हें रिस्ट स्पिनर्स कहते होते हैं, या समहाउ जो भी इसके लिए टर्म्स यूज़ कर सकते हैं आप लोग। जैसे कुलदीप यादव हैं इंडिया के पास, और राशिद हैं, और एक और है, नाम उनका बड़ा इनका इंडिया का नहीं, अफगानिस्तान का ही नाम है। तो मतलब इस तरह के प्रोमिनेंट स्पिनर्स हैं हर जगह, हर मुल्क के पास। इवन के मैं हैरान होता हूँ कि वो कंट्रीज़ जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इन फास्ट बॉलिंग्स बिकॉज ऑफ देयर फास्ट एंड बाउंसी ट्रैक्स, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, दे आर ब्रिंगिंग गुड स्पिनर्स टू द एशियन कंडीशंस। तो वी आर नॉट हैविंग सच काइंड ऑफ ब्रेन्स। तो हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? ऑब्वियसली बोर्ड का सरबराह जब एक ऐसा आदमी होगा जिसको पता ही नहीं कि व्हाट इज़ क्रिकेट, और सिलेक्शन कमेटी में ऐसे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, एंड दे आर नॉट वेरी गुड क्रिकेटिंग ब्रेन्स। ईगो फैक्टर था इस टीम में? ऑब्वियसली ईगो फैक्टर सिलेक्शन में रहा है पहले भी। जब शोएब अख्तर ने तो कहा कि ब्रेनलेस कैप्टेंसी सिलेक्टर्स को भी, और उसने कहा है सब कामयाबी के हज़ारों बाप होते हैं और शिकस्त हमेशा यतीम होती है। अभी जब आप हारे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ब्लेम गेम होगी, सब कुछ होगा, एवरीथिंग वुड हैपन, लेकिन ये तारीख रही है। ये बड़ा पुराना इशू नहीं चल रहा। आप मेरी बात सुने, टीम को कभी हम कर ही नहीं का पाए। वर्ल्ड कप तो आप बड़ा गिनते आते हैं हमेशा से ही, लेकिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी इशूज़ जो क्रिकेट किया ना,
हम ग्रास रूट लेवल पे शुरू से ही बुरे हैं। हम लोगों ने कभी अच्छा बेंच स्ट्रेंथ, मतलब हमारा एक हाथ साथी टैलेंट कोई निकल आए तो हम उसको भी इतना ग्रूम नहीं कर पाते कि दैट कुड बिकम एंड इवॉल्व लाइक समथिंग अ ग्रेट प्लेयर यू कैन से, जिसको हम कहेंगे यार ये ही इज़ वन ऑफ दोज ग्रेट्स। हमारे यहाँ हाथ साथी ग्रेट प्लेयर्स पैदा हुए हैं जो कि नेचुरली बहुत एबल थे और फिर आगे। अभी आप किसको कह रहे हैं हाथ साथी प्लेयर? अभी तो हादसाती भी नजर नहीं अभी आए टीम ना। में कौन कौन से हैं? अभी आप देखें, मुझे मैं एक बात पे हैरान होता हूँ, देयर इज़ अ गाय नेम तैयब ताहिर, तो मैंने उसकी रिसेंट परफॉर्मेंसेस देखी हुई हैं, लीग्स में भी देखी हैं ऑल दैट। आई हैवंट सीन हिम डिलीवरिंग समवेयर किसी तरह भी। सब लोग कहते हैं कि वो स्पिन में बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह एंड ऑल दैट, बट ही वाजंट इवन देयर। प्लेयर बड़े मिच्योर होते हैं जब वो क्रीज पे आते हैं, तो उनका एक गार्ड होता है, जब वो गार्ड उठाते हैं और क्रीज पे गार्ड लेते हैं तो दैट फील्स लाइक कि यार ही इज़ गोइंग टू डू समथिंग। हमारे प्लेयर्स जो होते हैं उनको ना फुटवर्क का पता है, ना मतलब कि फ्रंट फुट बैक फुट पे जाना तो बहुत दूर की बात है। इवन कि मैं हैरान होता हूँ इस टीम की जो डॉट रेशो है ना, हालांकि एशियन कंडीशन में सिंगल निकालना सबसे आसान काम है और स्पिन खेलने में एशियंस हमेशा से मास्टर रहे हैं, और हमारे 11 के 11 प्लेयर्स में एक बंदा भी नहीं जो स्पिनर को उसके हैंड से रीड कर सके। कोचेज तो बड़ी दूर दूर से लेते हैं वो, लाइक नहीं, इतने कोचेज रहे पीछे रहे हैं, डैरन यही समी तो और यही तो क्या मत तो है ना। किसी ने इनको ये चीज़ें नहीं सिखाई। आप मेरी बात समझें, गैरी क्रिस्टन वॉज अ वेरी ग्रेट कोच। इन्होंने उसको के साथ बहुत बुरा किया, 1-2 महीने रखा भगा दिया। उसके बाद जैसन गिल्स्पी था, ही वॉज वन ऑफ हिज ओन काइंड, इन्होंने उसको भी कुछ दिन रखा और भगा दिया। अगर आप लोग लॉन्गर टर्म रिजल्ट्स कंसीव करना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आप एक अच्छा कोच लेकर, मिकी आर्चर बहुत अच्छा कोच था, और बेसिकली कोचेस सभी अच्छे होते हैं, बट वो आते हैं एक डिसिप्लिन की बेस पे, उनका एक नैरेटिव होता है, उसको लेके वो चलना चाहते हैं, टीम उसी पे बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, बोर्ड का चेयरमैन अपने इश्यूज लेके आता है, सिलेक्शन कमेटी अपना रोब डालती है, वो हफीज कह रहा था पर्चियाँ डालते हैं टीम में, वो यार कैसे ये सब ठीक है, ये हफीज लोग अंदर की बात है ना। देखिए मेरी बात सुने, हफीज, अफरीदी, अख्तर, जितने भी ये सारे एनालिस्ट बैठे हैं ना, ये अपने टाइम पे सारा यही खेल गए हैं। 2003 में पाकिस्तान की बड़ी अच्छी टीम थी, वर्ल्ड कप मैच हुआ, पाकिस्तान ने 271 रन बनाए, इंडिया ने 2-2 के पूरे कर दिए। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो आज टीवी पे बैठे हैं, कल वो ऐसे ही प्लेयर थे। जो आज खेल रहे हैं, कल वो टीवी पे बैठ के नए आने वाले प्लेयर्स के लिए ऐसे ही एनालिस्ट साबित होंगे जैसे उन्होंने हर मैच में डॉन ब्रैडमैन की तरह सेंचुरियां मारी हैं। यानी इसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने अपना कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं किया जो आज एनालिस्ट है। ये कुछ भी नहीं कह सकते। द पॉइंट इज के ग्रास रूट लेवल पे अगर बोर्ड मैनेजमेंट और इस तरह का कोई एक वाइजली, देखिए पाकिस्तान का ड्रीम दौर बीच में आया था, ठीक है, कोई मानता नहीं, कोई देखता नहीं, लेकिन 2021-22 का टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान की टीम एक प्रॉपर शेप में थी, बाबर कैप्टन था, उस पर बहुत सारे उस वक्त का जो क्रिटिसिज्म था ना, मैं उसको क्रिटिसिज्म नहीं जेलसी मानता हूँ। उस वक्त जो भी बोल रहा था ना, वो आउट ऑफ जेलसी बोल रहा था। क्यों? टीम इस्टेब्लिश थी, फिट थी, हमें किसी भी तरह का वो दिस एंड दैट नहीं करना पड़ा था, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही थी, हम लोग नॉकआउट्स खेल रहे थे, सेमीफाइनल्स, फाइनल्स खेल रहे थे, हमारी टीम की रैंकिंग अच्छी थी, प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन उसके बाद सडनली ऑब्वियसली शाहिन शाह अफरीदी की शादी हुई, अफरीदी साहब के घर, शाहिद अफरीदी के साथ, और फिर वही क्रिकेट में यार ये टाउन नहीं था, ये 2011 और 9 से पहले की बातें हैं। अगर आपने पुरानी क्रिकेट देखी हो ना, डिस्ट्रैक्शन थी नहीं के लिए। अच्छा आप देखें, यूनुस खान इस वक्त ना ब्लू कलर की किट पहन के बैठे होते हैं अफगानिस्तान के साथ। ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान क्रिकेट। यूनुस खान ही वाज द कैप्टन ऑफ 2009 टीम, ठीक है। उसमें अफरीदी को 1-2 इनिंग्स पे हीरो बना दिया गया, बट ही वाज द वन जिसने एक बड़ा प्रॉपर बॉलिंग अटैक रखा, और स्कोर इतने के थे कि अफरीदी ना भी होता तो स्कोर दैट वुड हैव बीन मेड वेरी इजीली। 150 के नीचे स्कोर रहा था जितना भी था। तो समहाउ मुझे लगता है कि अफरीदी ने तब भी ग्रुपिंग की, यूनुस खान को हटाया, उसके बाद भी जब तक वो टीम में रहा इस तरह के मामला चलते रहे। इनका एक प्रॉपर ग्रुप था, उसके बारे में सबको पता है। हफीज़ वाज आल्सो द पार्ट ऑफ अ ग्रुपिंग ग्रुप, तो मलिक साहब उसके लीडर थे। तो ये जितने भी लोग हैं, ये ऑब्वियसली दूध का धुला कोई भी नहीं है। तो शाहिद शाह अफरीदी का मुझे नहीं पता, लेकिन शाहिद अफरीदी 23-24 साल क्रिकेट खेल गए हैं, 18 की औसत के साथ, 18 की या 17 की उसकी बैटिंग एवरेज होगी, या मे भी 22-23 की होगी, जो कि किसी भी कंपैरेटिव क्रिकेट में एक्सेप्टेबल नहीं है। इट्स क्राइम टू प्ले सच काइंड ऑफ प्लेयर इन द टीम। हिटिंग एबिलिटी थी तो वो भी 100 मैचेस में 1 मैच की थी। तो इस तरह की चीज़ें शायद एशिया में काम देती हैं, लेकिन कंपैरेटिव क्रिकेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आज की ये जो शिकस्त थी क्रिकेट की,
कहीं इसका गुस्सा तो नहीं आप सारे नेशनल प्लेयर्स के ऊपर निकाल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली पता क्या है, ये सिस्टम पे मेरा गुस्सा ऐसे ही है, शुरू से है और आगे भी रहेगा। क्योंकि देखें, रमीज राय साहब आए थे, ही वाज अ क्रिकेटर, ठीक, ही नोज एवरीथिंग। उन्होंने आके जब एक क्लैरिफाइड और क्लैरिटी वाला चेयरमैन आता है ना, तो उसने सबसे पहले कैप्टन को कह देना है कि यू आर द कैप्टन, और बाकी टीम को उसने बारहा वहीं पे बावर करा देना है कि यार आप लोगों में से कोई भी बंदा नेक्स्ट कैप्टनसी की दौर में नहीं है। हम क्लैरिफाई है कि ये बंदा 3 साल चलेगा। टीम एक प्रॉपर पाथ पे चल पड़ती है। अब टीम में एक वो नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रिप नहीं है कैप्टन की, कि प्लेयर्स के अंदर ये चांस है कि यार नेक्स्ट कैप्टन मैं बन सकता हूँ। कोई इस तरह की एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आती है ना, कोई मतलब कि वो ग्राउंड पे कोई इस तरह वो फील्डिंग में एफर्ट नहीं दे रहे, कोई उस तरह होता है ना, एक बड़ा नज़र आता है कि यार ये बंदा जो है ना जान मार रहा है, एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। फिर दूसरी बात ये होती है कि सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन को पता होता है कि यार ये एशियन कंडीशंस हैं, यहाँ पे फास्ट बॉलिंग अकेली रिलायबल नहीं है। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रीट स्मार्ट टू आउट प्ले बैट्समैन। वो कैसे है कि आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे फला जगह पे ये बॉलर लगाना है, और ये बॉलर में इतनी क्लैरिटी हो और ये इतना क्लेवर हो कि ये बैट्समैन को रीड करके स्लोअर बॉल्स भी डाल सके, डिसीव भी कर सके, डिसेप्शन भी दे सके। लेकिन हमारे पास जैसे हारिस रऊफ है, वो जहाँ बाउंसी ट्रैक्स आते हैं वहीं पे टप्पा मार मार के बॉलें बचा लेता है। लेकिन जब एशिया में आता है तो ऑब्वियसली वो सिर्फ जोर ही लगाता है, उसको नहीं पता वेरिएशन क्या होता है, वाइड ऑफ द क्रीज कैसे जाना है, विकेट के क्लोज बॉल करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे पैड्स को टारगेट करना है, यहाँ पे फ्रंट फुट पे खिलाना है, यहाँ बैक ऑफ द लेंथ बॉल जाएगी। ही डजंट नो एनीथिंग, ही जस्ट कम्स रन्स फास्ट एंड जस्ट बॉल्स लाइक अ काइंड ऑफ बॉलर, जो कि टेप बॉल बॉलर, उसको कहते हैं टप्पा बॉलर। टप्पा, तो वो टपिया है, उसको कहते हैं, वो टपिया बॉलर है, तो ही डज दैट। हाँ, तो वो मार खाता ही रहता है। सेम इज द केस विद शाहीन, ही नोज ओनली 2 और 3 बॉल्स। उसको नहीं पता कि यार किस तरह से स्लोअर बॉल बाउंसर्स करने हैं, क्लेवरली कैसे यहाँ से निकलना है। उसको बस ये पता है कि यार एक रोहित शर्मा को यॉर्कर मारना है, उस पर वो उसको आउट कर लेता है, बाकी से मार खाता है फिर। वेरी बैड। मुझे अब क्या कहें, ये अब पहले होता था कि हम ये ना कहते थे कि पाकिस्तान टीम जो है ना वो किसी भी वक्त जो है ना वो टर्न ले सकती है और कुछ भी कर सकती है। अनप्रेडिक्टेबल टीम कहा जाता है। हमारा नाम है कॉर्नर टाइगर्स। कॉर्नर टाइगर्स भाई, कोने में लगाया हुआ है हमें, लेकिन हम इस निकल मैच आते में हैं। तो वो भी नहीं थी। नहीं, अब तो टीम में ही नहीं, वो दमखम नहीं है ना। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आती है, देखिए बाबर इज़ नॉट प्लेइंग मैच विनिंग इनिंग्स, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि एक प्लेयर एक साइकोलॉजिकल लूप होल में चला जाता है, उसकी मेंटल कंडीशन मुझे पता है इस वक्त वो किस तरह गुजर रहा होगा। बिकॉज एक प्लेयर है, ही इज़ ट्राइंग टू मेक गुड स्टार्ट्स, वो अच्छा बॉल मिडल कर रहा है, बैक फुट पे अच्छा खेल रहा है, फ्रंट फुट पे अच्छा खेल रहा है, स्टिल इज़ नॉट एबल टू कन्वर्ट दोज 20-30 रन इनटू 50-60s। तो वहाँ पे आके एक प्रेशर ना, प्लेयर प्रेशर में आता है। लेकिन अब देखें, कोहली वाज प्लेइंग इन इंडियन टीम, ही वाज नॉट ओनली वन हु वाज प्लेइंग अ गुड इनिंग ओवर देयर। उसके साथ जब शुभमन गिल था तो उसने 88 या 87 के स्ट्राइक रेट पे खेला। उसके बाद श्रेयास अय्यर आया, उन्होंने ये नहीं देखा कि 240 रन स्लो जाएंगे, उसने भी 83-84 के स्ट्राइक रेट से अपनी नेचुरल गेम खेली, अपना रोल प्ले किया। कोहली वाज हैविंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ही वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर ऑन हिज शोल्डर्स कि यार मुझे दूसरे रन से सिंगल नहीं मिल रहे तो मुझे एक बाउंड्री मारना पड़ेगी समहाउ, इस तरह उसकी कोई सोच नहीं थी। ही वाज जस्ट ट्राइंग एंड वर्किंग द बॉल अराउंड। उसने सिर्फ मेरे ख्याल में 7 फोर्स लगाए हैं, 28 रन बनते हैं चौकों से, बाकी उसने सारे रन जो है वो डबल और सिंगल्स में लिए हैं। फिटनेस तो उसकी अच्छी है ही, बट ही वाज रियली इजी एट द क्रीज, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको सपोर्ट थी ना, बाकी प्लेयर भी अपना रोल प्ले कर रहे थे। इसीलिए टीम 11 प्लेयर्स की होती है। अब अगर आपको ये पता हो कि यार एक सैम अयूब जैसा नाम ऊपर बैठा हुआ है, उसके साथ फखर जमान है, या अगर वो नहीं आए तो आपके पास, अगर देखें ऐसी फजूल मैनेजमेंट है, उस्मान खान जैसा बंदा जिसकी टेक्निकल, जिसको पता ही नहीं है कि टेक्निक क्या होती है, उसको उन्होंने अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में खिला दिया। लेकिन जहाँ एशियन कंडीशन में वो अच्छा खेलता है, जहाँ पे एक हैंड ऑय, देखें ही इज़ अ काइंड ऑफ प्लेयर जो कि वरिंदर सहवाग टाइप है, जिसकी फीट मूवमेंट नहीं है, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन से गेम करता है। तो एशिया में ऐसे प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, तो यार तुम उसको एशिया में खिलाओ। इन्होंने एशिया में उसको एक मैच नहीं खिलाया, इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी में भी खिलाया। जब आपको ये सब कुछ नजर आ रहा है तो हाउ यू बिकम अ प्लेयर यार, मतलब आप इतनी बड़ी जगह पे कैसे बैठे हुए कि आप कैप्टन भी हैं, कोई आपके पास सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग हैं, उन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ये मेरा एक सवाल है कि क्या ऐसा नज़र आ रहा है सिलेक्शन कमेटी को, अब जाहिर है उनके ऊपर भी एक प्रेशर है कि इतना बड़ा मैच है, पाकिस्तानी कौम है, सारे देख रहे होते हैं, तो
क्या ऐसी उनकी सिलेक्शन स्ट्रेटजी है कि नहीं, इन्हीं नॉन प्लेयर्स को जो फ्रंट पे हैं जिनको हम सब जानते हैं, तो मतलब इनको ही सिर्फ खिलाना चाहिए? तो ऐसी स्ट्रेटजी क्या है, उसकी सेंस क्या? ज़ाहिर है उनके ऊपर भी प्रेशर है। आपकी बात सुन के मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मैं हैरान हूँ। इससे पहले एक सीरीज हुई है, ट्राई नेशन सीरीज, पाकिस्तान में ही इन्हीं ग्राउंड्स पे। इसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका थे। अब साउथ अफ्रीका आई है, वो स्पिन उनके पास इतनी अच्छी नहीं है, उनको पाकिस्तान ने हरा दिया समहाउ, साउथ अफ्रीका को। और न्यूजीलैंड ने हमें 2 मैच हराए हैं आगे पीछे, सिर्फ स्पिन की बेस पे। तो यार इनको अपनी खामियां तो वही नजर आ गई थी। अब इनको फिर टाइम मिला कि यार टीम तब्दील कर लो, कोई 1-2 चेंजेस कर लो। इन्होंने 1 घंटा फिर मीटिंग करके टीम वही ले ली। मतलब आपके पास जो गन फील्डर है इरफान नियाजी, आपने उसको नहीं रखा। आपके पास वो गन फील्डर है, गन हिटर है, उसको बड़े बड़े प्लेयर और कोचेस मानते हैं कि यार वो खेल सकता है। अब उसको चांस दो। उसकी जगह आप तैयब ताहिर को कैसे ले सकते हो? मतलब कि उसकी कोई हिटिंग एबिलिटी अभी तक नज़र नहीं आई कहीं पे। कोई एक ऐसी इनिंग अंडर 23 में वो गया था बच्चों से खेलने के लिए, बच्चों को 4 शॉट्स लगा के आ गया था, उस बेस को सिलेक्ट कर लिया। तो ये वही बात होगी जो आपने कहा था कि हादसाती प्लेयर पैदा होते हैं। जी एग्जैक्टली। उसके बाद फिर आपके पास उस्मान खान बैठा हुआ, अगर आपके पास फ्रंट लाइन ओपनर्स चले गए हैं, आप उसको मौका दो। वरना यार आप डोमेस्टिक से प्लेयर ले आओ, हारिस खान को ले आओ, एक अटैकिंग प्लेयर ऊपर और ले आओ। नीचे आपके पास इरफान खान नियाजी आ जाएगा, सुफियान मुकीम जैसा एक अच्छा रिस्ट स्पिनर आपके पास मौजूद है, उसको आप साउथ अफ्रीका ले गए हैं, वहाँ वो रीजनेबली वेल प्ले करके आया, अच्छा खेल गया है। आप उसको एशिया में चांस दें, जो बंदा हाथ से रीड ना हो, वो यहाँ तंग करे सबको। उसके बाद फिर आपके पास वेरिएशंस में बड़े अच्छे बॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं। आकिफ जावेद, कहीं आपको लगता है कि इनको डर भी है कहीं पे, उनको डर की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे इतने बड़े मैच में? सिंपल सी बात है, दे आर नॉट कंपैटिबल। इनकम्पिटेंट लोग जब भी किसी ओहदे पे बैठेंगे ना, वो उस जगह की, उस चीज़ की मत मार देंगे। पूरे मुल्क में इनकॉम्पिटेंट लोगों का जो है वो कब्जा। देखिए ये सारा सीन यही चल रहा है बस। आज हॉर्स एंड कैटल शो हो रहा है, उसकी इख्तामी तकरीब में बैठे हुए अवाम, उधर फोर्स मर रही है। बस अजीब निज़ाम है, समझ नहीं आता। ये अजीब सिस्टम है, अजीब सिस्टम। जो क्रिकेटर हमारे जितने भी हैं ना, लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं। दुखी ना हो, मैं वैसे आपको टीज करने के लिए ये थोड़ा सा, आई नो आपके इसके साथ बहुत जो है ना वो मजबूती के साथ आप जुड़े हुए हैं क्रिकेट के साथ, मैं फिर भी आपको थोड़ा सा टीज कर रहा हूँ के साथ ना। एक छोटा सा क्या कर सकते हैं, हमें तो आदत होगी। ये होता है कि अगर होता ना कि हमारे पास एक लेगेसी ना होती, वी हैव ऑल दैट लेगेसी। हमारे पास क्लेवर तरीन, दुनिया का ग्रेटेस्ट ऑल टाइम लेफ्ट हैंड कमाल बॉलर वसीम अकरम मौजूद है। अगर आपको लगता है कि उसके कोई इश्यूज हैं, तो आप उसके पाँव पकड़ के उसको टीम में लेके आओ, उसको उससे करवाओ, ठीक है? क्या बात। अगर आपको लगता है कि आपको स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इश्यूज हो रहे हैं, तो आप अपने हाई परफॉर्मेंस कैंप में या जो आपकी नेशनल एकेडमी है, वहाँ पे अच्छे स्पिनर्स पकड़ो मुल्क में जो भी मौजूद हैं, और उनको सकलैन मुश्ताक अहमद को, अच्छे स्पिनर्स को पकड़ाओ यार। आपके पास लड़का आया था उस्मान कादिर, अच्छा रीजनेबली वेल लेग स्पिनर था, आपने उसका कॉन्फिडेंस शटर करके उसको साइड पे कर दिया, ठीक है? मतलब आपने इतने तजुर्बात किए, कोई समझ नहीं आ रही। अब एशियन कंडीशंस के अंदर इंडिया जो अपनी टीम खिला रहा है ना, आप इस बात को सुन के हैरान होंगे, उनके पास 7 बॉलिंग ऑप्शंस है इंडियंस के पास। इस टीम में जो लास्ट खेली है उसमें 7 बॉलिंग ऑप्शंस है, जिसमें से 5 स्पिनर थे और 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर थे। उसके बावजूद उनके पास 9 बैट्समैन थे उसी टीम में, 16 की टीम बन गई। बिकॉज दुनिया इस वक्त जो चल रही है ना, वो इसी चीज़ पे चल रही है। 2 चीज़ें बड़ी इवॉल्व हुई हैं। इंग्लैंड ने अपना क्रिकेट का टेस्ट फॉर्मेट ही प्रॉपर चेंज कर दिया है। वनडे T20 तो बात की बात है, वो टेस्ट को, क्रिकेट को T20 की बेस पे खेलते हैं। ठीक। दे नो नाउ कि यार रिस्क लेने में ही सब कुछ है। इंडियन जो है वो अपनी ODI क्रिकेट को इतना इवॉल्व कर चुके हैं कि वो 320 को देखते ही नहीं, उनका टारगेट 380-90 होता है। ठीक। एंड दे डू दैट। उन्होंने रिसेंटली सबसे ज़्यादा 400+ स्कोर किया। क्यों? इंटेंट होता है, ओपनर आता है यशस्वी। अब अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ आपको मैं, इंडियन टीम में ऐसे प्लेयर्स बैठे हुए हैं कि उनकी B और C टीम आए ना, तो वो पाकिस्तान की पूरी टीम में से हमारा कोई प्लेयर सेलेक्ट ना हो सके उसमें। इतनी बेंच स्ट्रेंथ उनके पास मौजूद है। वो क्यों भला? उसकी मिसाल सुने, कोहली हो गया एक मैच में इंजर्ड पिछले दिनों। जब कोहली इंजर्ड हुआ तो 3रे नंबर वाली स्पॉट खाली हो गया। श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद वापस आ रहा था, वो टीम में कोहली की जगह खेला, उसने अच्छा स्कोर किया तो कोहली वापस आ गया। अब कोहली अपने 3रे नंबर पे वापस आया तो शुभमन गिल जो 4थे नंबर पे खेल रहा था, वो ओपनर चला गया रोहित शर्मा के साथ, और 4थे नंबर पे आ गया श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल, जो कि इतना कोई इन सब में इस वक्त मैच्योर नहीं प्लेयर है, उसको उन्होंने टीम से बाहर बिठाया और अब तक उसकी टीम में दोबारा जगह नहीं बन सकी।
कुछ भी गलत किए बगैर एक प्लेयर सिर्फ एक इंजरी की बेस पे एक टीम की पूरी फॉर्मुलेशन हो गई, अलग अलग हो गई, और वो प्लेयर वहां से टीम से सिर्फ इसलिए आउट हो गया क्योंकि टीम का एक पाथ ऐसा बन गया। सही, बिग डिसीजंस आप देखिए इतना वो प्लान है। ही इज अ काइंड ऑफ प्लेयर कि तो यहाँ से खेल रहे होते हैं वो, यहाँ से भी खेल रहे हैं यार, अपनी उनका टीम पूरा बोर्ड इवॉल्व हुआ हुआ है। मेरी बात सुने, उनका चेयरमैन जब भी बनता है, सौरव गंगोली, आजकल रॉजर बिनी है, वो उनका 1983 के वर्ल्ड कप का मैच विनिंग स्क्वाड का मेंबर था, बहुत ज़हीन आदमी है उनका। जो हमारा भी एंड पे बता अच्छा मजे की बात सुने, उनका जो आईसीसी का सेक्रेटरी रहा है हमारा भी एंड पे बता दीजिए जो, हाँ सॉरी मैं बताता हूँ आपको माजरत के साथ, जो हमारा सेक्रेटरी होता है ना, उसको ऐसा होना चाहिए जो मार्केटिंग का बंदा हो, जैसे नजम शेट्टी है, ठीक, उसको चेयरमैन नहीं, उसको सेक्रेटरी होना चाहिए ठीक, बोर्ड के फाइनेंशियल मामलात में। जैसे जय शुक्ला है उनका, आई डोंट नो, मुझे नाम शायद ना सही प्रोनाउंस करना आता उसको, आजकल वो आईसीसी का चेयरमैन भी बनने जा रहा है। तो वो बंदा फाइनेंशियल मामलात में बहुत आ गया, उसने आईपीएल को और इंडियन टीम को एक ब्रांड बना दिया, लेकिन उसके बावजूद उनका चेयरमैन जिसको क्रिकेटिंग सेंस है वही रहा है हमेशा। ठीक। फिर उनके कोचेज जो हैं, उनके जितने भी लेजेंड्स हैं जो क्रिकेट को समझते हैं वही उनके कोचेज रहे। आजकल गौतम गंभीर है, इससे पहले शास्त्री था, अनिल कुंबले था, राहुल द्रविड़ था, ऑल ऑफ देम आर लेजेंड्स, और वो टीम को समझते हैं, दे आर क्रिकेटिंग ब्रेन्स। सिर्फ लेजेंड्स ही नहीं है, दे आर क्रिकेटिंग ब्रेन्स। आपके पास क्रिकेटिंग ब्रेन्स बहुत मौजूद है और इंटरनेशनली वेल नोन, रिकॉग्नाइज्ड। आप उनको उठाएं, अगर आप उनको समझ नहीं आती, आपको उनकी डिसिप्लिन लेके आना है अपने टीम में, फिटनेस कॉन्शियस बनाना है टीम को, अगली खेप तैयार करनी है, 4-5 साल के लिए भूल जाए टीम को। आप मिक्की आर्थर को टीम पकड़ाएं, आप गैरी क्रिस्टन को पकड़ाएं, आप किसी भी अच्छे इंटरनेशनल कोच को पकड़ें और उसको टीम दे दें। समहाउ अगर इस तरह आप वेरीफाई करना चाहते हैं, चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं, तो इट कैन वर्क। अदरवाइज फिर यही होगा, इसी पॉडकास्ट पे हम दोनों बैठ के यही कहेंगे कि यार हमें ऑलरेडी पता था कि टीम हार जाएगी, हमने मैच देखा ही नहीं। मुझे याद है कि एक बार ना मैं कहीं पे काम करता था, क्लिनिक पे काम करता था, तो वो सर थे, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्रिकेट के साथ अटैच थे। वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वो क्या करते थे, जैसे ही प्लेयर आउट हुआ ना, आई थिंक दूसरा के तीसरा प्लेयर आउट हुआ ना, तो वहाँ पे जाके बंदे के जो ना वो एक अच्छा खासे शॉक्स लगना शुरू हो जाते हैं, यार 3 आउट हो गया, 4 आउट हो गया। इंडिया के साथ मैच हो रहा था, तो वो डॉक्टर साहब जो थे ना, उन्होंने कहा मैच बंद करो, टीवी बंद करो, लाइक मुझे मेरा जो ना वो हार्ट का मसला है, मैं इशू हो जाएगा मुझे कोई। उठे, उन्होंने टीवी बंद करवाया, उन्होंने कहा सारे एक साइड पे होकर बैठ जाओ, खुद मस्जिद चले गए। असर का टाइम था आई थिंक, तो वो नमाज के लिए गए, वहाँ पे सजदे दुआ सब कुछ वो बड़ा जेन्युइन अंदाज में करते थे। वापस आए, आके टीवी नहीं ऑन करे, सारे बैठे हुए हैं कि सर टीवी ऑन करे, वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच देखना है। तो बैठे हुए हैं, कहते हैं कि क्या करें, 3-4 आउट हो गया, किसी को कोई अपडेट नहीं है। तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद फिर अब होती है अंदर प्रॉब्लम होती है कि यार नहीं मैच भी तो देखना ज़ाहिर है, क्या चल रहा है इस बॉल पे, क्या इसमें, फिर ऑन कर दिया, तो वो थोड़ी देर बाद 5वां भी आउट हो गया, तो ऐसे रिमोट फेंका, ऐसे एक्टिंग वो कमाल मज़ा आया। लेकिन उस वक्त मैं भी इतना ज़्यादा उस मैच में इन हो गया कि मैं कहूँ यार काश जीत जाए, ऐसा ना दिल मेरा भी धक धक करने लगा। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी वो उसके साथ ना वो एनवायरनमेंट ऐसा बन गया, मैं भी ना उसके साथ अटैच हो गया। लेटर ऑन एक और मैं उससे अगला वर्ल्ड कप देखा था, तो उसके बाद से ना जो पाकिस्तानी टीम की ना वो समझ आ गई आपको, वो जो एफर्ट होती है ना, वो नज़र नहीं आती जैसे इंडियन टीम की नज़र आती है। नहीं, असल में एफर्ट की बात नहीं है, वो बड़े सिस्टम से आते हैं प्लेयर उनके। हाँ। उनका डोमेस्टिक सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग है, उनकी लीग उतनी स्ट्रॉन्ग है, फिर वो प्लेयर्स अच्छे कोचेज के साथ शुरू से एक प्रॉपर ब्रांड बन के आते हैं। फिर आगे बोर्ड के अंदर बहुत एबिलिटी है। आपका जो प्राइम प्लेयर है बाबर आजम, उसको इस वक्त बहुत अच्छा स्पीकर होना चाहिए था, कम्युनिकेशन उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, ये बोर्ड की जिम्मेदारी थी, नहीं हुआ। और उनके छपरी प्लेयर्स इंडिया के जो कि पता नहीं स्लम से उठ के आते हैं या इतनी मेहनत कर, ऑब्वियसली मैं उनको वो नहीं कर रहा, डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन वो मेहनत करके इतनी दूर आते हैं और उनको बोर्ड फिर आगे से उतना ही प्लेयर को इतना ग्रूम करता है। हाँ, ग्रूम करके कम्युनिकेशन वगैरह। आप देखें, आप हार्दिक पांड्या जैसे लोग में भी हो सकता है कि वो स्कूल भी ना गए हो, लेकिन अब ही इज़ अ वेरी गुड स्पीकर, ही इज़ वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो हमारा वो मजाक उड़ाते हैं, तो ये कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस, वो क्या मजाक उड़ाएंगे, हम तो खुद मजाक उड़ा रहे होते हैं, अब ज़ाहिर है मौका मिलता है जब ऐसी कोई बात होती है। बाकी जहाँ तक इमोशंस की बात है, वो पंजाबी की बात है कि दोस्त कहता है कि जब मैच हो रहा हो ना, तो जब सिचुएशन ख़राब हुई हो, पाकिस्तान हार रहा हो जैसे, तो मजाक नहीं करना चाहिए उस वक्त। तो हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने ना पंजाबी में, मतलब वो बैठा हो रूम में, तो वो कह रहा हो हाँ जी हार गए तुसी, कुछ नहीं होना ताड़ा, ये हो गया, वो कर रहा है बार बार, उसको सारे समझा रहे हैं ना करो। जब वो काफ़ी देर नहीं माना ना, तो फिर एक बंदा नहीं उठा, वो सारे उठे, उसको उन्होंने वाकई पीट दिया। और उसको बाद में कहते हैं कि यार इसको सीरियसली लेना, इसको सीरियसली लेना, हमने सही मारा है तुम्हें।
मतलब इमोशनल अटैचमेंट तो है। नाजरीन, हम क्रिकेट पे बात करते रहेंगे। देखा आपने फ़िरोज़ का, इसके ऊपर एक बहुत वाइड नॉलेज है और इनकी जो सजेशंस हैं मुझ जैसे शख्स को भी बहुत ही लाइक, चूँकि मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसके साथ क्रिकेट के साथ इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं है, देखते हैं मैचेस लेकिन इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी सजेशंस, मुझे बहुत समझ में आई। मैं भी कहीं पे, क्या पता होता है कि ये इनकी बातें कहीं पे पहुंच जाएं, वो जो ब्रेन्स हैं, क्रिकेट ब्रेन्स हैं, और हम जो है वो अपनी क्रिकेट को बेहतर बना सकें। और इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप कमेंट्स में अपनी आरा का जो है वो इजहार कर सकते हैं, बता सकते हैं आपके क्या एनालिसिस है, आप क्या समझते हैं, कोई सजेशंस। ऑफ कोर्स हम सजेशंस को सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते रहते हैं तो वो कहीं ना कहीं पे अपना वो असर दिखा देती हैं। इसी से आपके साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर।